की सजा मिलनी चाहिए। देश के लोकतंत्र और पवित्र संसद पर झूठा इल्जाम लगाने वाले राहुल जी का तो देश को बहिष्कार करना चाहिए। आज मैं यहां से सीधे ओला प्रभावित 2 जिलों में जा रहा हूं, विदिशा और सागर। लेकिन मैं केवल 2 स्थानों पर नहीं जाऊंगा। उन 2 स्थानों पर फसलों की स्थिति देखने के बाद मैं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की बात करूंगा और मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि फसलों का नुकसान हुआ ये सही है, जिनकी फसल खराब हुई है, लेकिन वो चिंता ना करें। मैं उनके साथ हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को भी फोन पर बात करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, संकट है, परेशानी है, लेकिन आपकी क्षति का आकलन होगा और क्षति का आकलन करके हम नुकसान की भरपाई करेंगे, राहत की राशि देकर भी और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाकर भी। आज फिर मैं एक बार प्रदेश के सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि हर खेत तक मेरा पहुंचना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं हर जिले की चिंता करूंगा जहां फसलें खराब हुई है, मैं हर गांव की चिंता करूंगा जहां फसल खराब हुई है, मैं हर किसान की चिंता करूंगा जिसकी फसल खराब हुई है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, अकेला मत समझना। संकट किस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना और अपमानित करना राहुल गांधी जी का स्वभाव बन गया है। अपने अड़ियल रवैये के चलते वो देश से माफी नहीं मांग रहे। गांधी जी का जहां तक सवाल माफी मांगने का, माफी वो पहले मांग चुके हैं। राफेल पे मांगी थी उन्होंने लिखित में माफी, सूरत में मांगी थी, संघ पे जब बोले थे तब माफी मांगी। लेकिन ऐसे विषय जो देश से जुड़े होते उन पे नहीं मांगते हैं। कांग्रेस की संस्कृति और स्वभाव बन गया है। जो भारत के सम्मान या स्वाभिमान का विषय होता है उसको अपमानित कैसे करे, ये इनका स्वभाव है। ये राहुल गांधी जी ने कभी सिख दंगों पे माफी नहीं मांगी, कश्मीर पे माफी नहीं मांगी। 370 पे कश्मीर चलता रहा और इन्हें चीन को जमीन चली गई, उस पर राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगी। तो ये जिस तरह से अड़ियल रुख अपनाते हैं उस तरह का अड़ियल रुख रहता है। देश को पूरी को संविधान के खिलाफ चले गए, लोगों को जेल में ठूस दिया इमरजेंसी, पर आज तक आपातकाल इमरजेंसी पे राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। और यही कारण है कि आप हासिल देख रहे होंगे कि प्रदेश में 00 लगता जा रहा है। कमलनाथ जी खती लिख सकते हैं या ट्वीट कर सकते हैं। कमलनाथ जी ने कहा ओला पीड़ितों के बीच जा तो सकते नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी गए ओला पीड़ितों के बीच, गांव नगर नगर में हमारे मुख्यमंत्री गए, हम लोग खुद होके आए ओला पीड़ितों के बीच में। कि आपने देखा क्या कि दिग्विजय सिंह जी ओला पीड़ितों के वहां से निकल गए, 1 मिनट को रुके। कमलनाथ जी 1 मिनट को गए, नेता प्रतिपक्ष 1 मिनट को गए। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये सारे प्रदेश का किसान देख रहा है कि किस तरह से ये घड़ियालू आंसू बहा। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर। एमपी के डिंडोरी से खबर है, जहां डिंडोरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मीडिया से बात करते हुए किसानों की फसल बर्बाद को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री किसान हितैषी हैं और वो अपना खजाना किसानों के लिए खोल देंगे। बहुत चिंता का विषय है। मैं थोड़ा उल्लेख करना भूल गई क्योंकि मुझे ना पाँव में तकलीफ शुरू हो गई थी, लेकिन भारी चिंता का विषय है कि क्योंकि मैंने खुद देखा सड़कें बिल्कुल सफेद हो गई। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से आप निश्चित रहिए, शिवराज सिंह जी का खजाना किसानों के लिए हमेशा खुला रहता है।
वही खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को नरसिंहपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, महिलाओं को 1500 रुपए भी देंगे। हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए 1500 रुपए महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। 500 रुपए में चाहिए ना। तो आज मैं घोषणा करता हूं, अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर। वहीं मध्य प्रदेश में 3 साल पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ द्वारा मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की 20 मार्च की तारीख को कांग्रेस ने लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया है। इसके उपलक्ष्य में सोमवार को कांग्रेसियों ने शहर में रैली निकाली और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने संविधान की शपथ ली। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेसियों ने लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाते हुए गांधी प्रतिमा नीम ताल से रैली निकालते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल अहमदपुर चौराहा पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान की शपथ ली। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मार्च 2020 में जो भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक धन बल से जो हमारी सरकार गिराई थी, उसकी हम वर्षगांठ मनाते हैं। और हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे नेता कमलनाथ जी ने जो इस्तीफा दिया और लोकतंत्र के को मजबूत करने के लिए आज हम लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में इसको 20 मार्च को मनाते हैं। सभी कांग्रेस के लोग आज गांधी प्रतिमा से शुरू होकर अंबेडकर प्रतिमा तक हम लोग जाएंगे जुलूस के रूप में। तिरंगा यात्रा पैदल मार्च करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर है, जहां अमर शहीद भगत सिंह जी स्मृति में अर्नाल्ड फिटनेस योगा एंड स्पोर्ट्स सेंटर बैरसिया ने मिस्टर बैरसिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 2023 का आयोजन वीर सावरकर मंच बाल विहार बैरसिया में किया गया, जिसमें गोविंद विश्वकर्मा ने मिस्टर बैरसिया का पुरस्कार जीता और दूसरे स्थान पर अंकित राम कुशवाहा, तीसरे स्थान पर राकेश साहू रहे। वही खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से है, जहां पर डिंडोरी के सहपुर नगर में युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने जोरदार प्रदर्शन भी किया। दरअसल एमपी के महू में आदिवासी युवती की हत्या और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विवादित बयान को लेकर युवा कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अमन पाठक सहित युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। मऊ में हुए हत्याकांड को लेकर और कमलनाथ जी के बारे में शिवराज सिंह जी चौहान ने गड़ाने की बात की है, कांग्रेस पार्टी को गड़ाने की बात की है। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, हम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और इसके चलते हमने आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। वहीं मध्य प्रदेश के पिपरिया शहर में नगर पालिका द्वारा विकास और सड़क चौड़ीकरण को लेकर बरसों पुराने जीवनदायक वृक्षों को काट दिया गया, जिसे नाराज कांग्रेसियों ने नगर संघर्ष समिति ने प्रदर्शन करते हुए वृक्षों को बचाने और उन्हें नहीं काटने का आग्रह किया। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी को हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र का मान गिराया, बीजेपी ने जनादेश चुराया जैसे कई नारे भी लगाए।
नर्मदा परिक्रमा के बाद विदिशा पहुंची गीतांजलि सेंगर, भव्य स्वागत किया गया उनका। आपको बता दें कि गीतांजलि ने 3100 किलोमीटर की 84 दिन में मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा करने के बाद अपने गृह निवास विदिशा लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर श्रीमती गीतांजलि सेंगर की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। और यह परिक्रमा वाकई मतलब नर्मदा जी करना बहुत बड़ी बात है और मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई है। और इतने कम समय में, चूँकि 3 महीने में भी 1-2 दिन कम थे, और पूरी परिक्रमा हुई। और जब घर में बात हुई कि हम परिक्रमा करेंगे तो घर वाले लोग थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन जब लगा कि नहीं वो करना ही चाहनी थी तो सबने सहमति दी। और धीरे धीरे जैसे जैसे परिक्रमा आगे बढ़ी और हर दिन एक नए उत्साह के साथ होता गया और परिक्रमा पूर्ण हुई। और मैं भी उन्हें बधाई देता हूँ कि जो भी उनका संकल्प हो वो पूरा हो। मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। नर्मदा परिक्रमा में लगभग 20 से 25 किलोमीटर आगे पूरा करता है, लेकिन एक दिन में 30 से 35 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मैं भी ये 3 महीने में मैं शायद प्रणाम, बस स्वाध्याय था कि माँ की प्रदक्षिणा करना है, तो माँ भगवती ने 3 महीने में पूर्ण कराई है। बस एक दिन में लगभग आप कितने किलोमीटर चलते थे? 35 से 40, जैसे रुकने का स्थान रहता 35 किलोमीटर या 40 पे फिर वहीं रुकते थे। एक आध जो आपने याद तक कि उस दौरान कोई ऐसा सुखद पल जो आप कभी ना भुला सके? वो तो हर पल हर क्षण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल थाना क्षेत्र के होटल कलश में महाकाल दर्शन करने आए दर्शनार्थियों के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस दौरान भागने के प्रयास में बदमाश घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। का घटनाक्रम आपको मालूम होगा कि होटल कलश में 2 परिवार जो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आए थे, उनके द्वारा उनके साथ एक घटनाक्रम हुआ था। उस परिवार के साथ जेवरात और ये लूट कर लेके गए थे और हमारी टीमें उसमें लगातार काम कर रही थी। एडिशनल एसपी श्री अभिषेक आनंद और एडिशनल श्री विनोद मीणा की टीमों को लगाया गया था। इनके साथ सारी साइबर की टीम और लोगों ने दिन रात ये काम किया, तो हमें स्पष्ट हुआ एक गाड़ी को हमने जीरो डाउन किया था। उस गाड़ी को हम ट्रैक कर रहे थे और आज सुबह वो गाड़ी हमें जब ट्रैक हुई तो उसमें ये 3 आरोपी जो है, इन 3 आरोपियों को हमने पकड़ा और उनके पास से हमने 18,000 रुपये कैश और बाकी जो लूट का सामान था वो बरामद किया है। हमारे महाकाल थाने पर आता है, उसने बताया कि धर्मबल्ला बड़डंगा रोड के पास में 3 पर्सन हैं, जिसमें से 2 एक सैम हुलिया की गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई है। तत्काल ही हमने उप निरीक्षक CL माले के नेतृत्व में एक टीम गठित की और तत्काल धर्मबल्ला के लिए रवाना किया। और पुलिस को देखते ही ये तीनों अपनी गाड़ी छोड़ के भागने लगे। उबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण ये लोग गिरते पड़ते। पुलिस ने तत्काल इनको गिरफ्तार किया और अपनी कार में डाल के इनको अस्पताल लेके आए हैं। इनके लिए कुछ चोटें हैं, जिनका प्राथमिक रूप से अभी इलाज करवाया जा रहा है। अब इनका मेडिकल करवाया जा रहा है। और साथ में इनका जो हुलिया है और जो कार है वो हमारी CCTV फुटेज में प्राप्त हुई कार की हुलिया से और इनके व्यक्तियों के हुलिया से मैच करता है। इन तीनों ने अपने नाम आरिफ, तौफीक और एहसान बताए हैं, जो इंदौर के रहने वाले हैं। अभी फिलहाल में क्योंकि ये ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लाए गए हैं, जैसे इनका मेडिकल हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है और डॉक्टर की परमिशन मिल जाती है जैसे पूछताछ की, तो उसके बाद हम इनसे माल बरामदी की कार्रवाई करेंगे। इनने क्या पहले से साजिश करके करा पूर्ण ये जो लूट करी थी? अभी इनसे क्वेश्चनिंग होना बाकी रह गया है, क्योंकि अभी जिस टाइप से ये हॉस्पिटल लाए गए हैं उसके बाद अंबिकापुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब एक खड़ी बस में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। पूरी आगजनी की घटना ने किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं फायर विभाग की टीम आग के कारणों का पता नहीं लगा पाई है अभी तक। देश सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने तमाम कवायद कर रही है, लेकिन एक ऐसा गांव जहां आज भी पंचायत भवन में स्कूल और PDS दुकान संचालित हो रही है। पंचायत भवन और PDS दुकान संचालित होने से बच्चों की पढ़ाई पर प्रभावित हो रही है। मामला अंबिकापुर का है, जहां पर गांव में प्राइमरी स्कूल, PDS दुकान और पंचायत का कामकाज पंचायत भवन में संचालित होता है। ऐसे में समस्या पंचायत भवन में संचालित प्राथमिक शाला रेवारपुर
के पहली से लेकर 5वीं के 54 नौनिहाल बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कतें आ रही है, जिससे बच्चों का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। ग्रामीणों के राशन लेने आने पर भीड़ की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। पहले सिर्फ ग्राम सभा होने पर समस्या आती थी, लेकिन पीडीएस दुकान खुलने से समस्या और बढ़ गई है। ये अभी आपसे जो आपने सीटी दिखाया उसमें संज्ञान में आया है, तो अब मैं इसकी जांच करवाता हूं और जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको अवगत कराऊंगा और जो भी है उस पर कार्रवाई करेंगे। वैसे हमारे ज़िले में 52 स्कूल जो हैं वो भवन विहीन है, तो अलग अलग जगह शालाएं लग रही हैं और अभी प्रस्ताव आ गया है नए उसमें मरम्मत का और अतिरिक्त भवन का, तो उसमें ये सब चीज़ें अब उनका बन जाएगा और नए सत्र से क्लासेस स्कूल में लगेंगी। मैं इसकी जांच करवाता हूँ, है ना, जांच करवा के जो भी निर्णय। यहाँ पर राशन बांटते हैं तो हल्ला होता है उसके लिए, और वो ग्राम सभा भी बैठते हैं उसके लिए। यहाँ से शोर आता है, फिर पढ़ने में चीज़ डिस्टर्ब होता है। सर यहाँ पे जैसे कि दिक्कत ये है कि जब यहाँ पे मतलब राशन बट रहा है तब हम लोग को दिक्कत हो रहा है, भीड़ भड़ाका हो जाता है, गांव वासी लोग आ जाते हैं अंदर में, बच्चे लोगों को हम लोग को बैठाने में दिक्कत होता है। प्लस जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग का ध्यान उधर ही रहता है, पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम लोग पंचायत भवन में संचालित कर रहे हैं। यहाँ पे राशन बंटता है, कभी कभी ग्राम सभा का आयोजन भी किया जाता है, जिस वजह से हम लोग को परेशानी होता है। कई बार हम लोग मांग किए हैं, आवेदन भी बना के दिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। बीजेपी विधायक दिल्ली विधानसभा से सस्पेंड हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता को 1 साल के लिए दिल्ली विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को 1 साल तक के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया है। विजेंद्र गुप्ता अब तक अगले बजट सत्र तक विधानसभा सत्र की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मंगलवार को विजेंद्र गुप्ता ने सदन में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया गया था। अब आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने सदन की कार्यवाही में व्यवधान का जिक्र किया था। इसके बाद स्पीकर ने कहा कि विजेंद्र गुप्ता ने खराब मंशा से नोटिस दिया है। स्पीकर और ब्रिजेंद्र गुप्ता के बीच इस मामले को लेकर तीखी नोक-झोंक हो गई। इस पर स्पीकर ने विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें अगले बजट तक सत्र तक सदन से बाहर रखने का फैसला सुना दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से दे रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को 1 साल तक के लिए दिल्ली विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरुण अरोड़ा दिल्ली से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण, विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा से 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, किस वजह से विजेंद्र गुप्ता को सस्पेंड किया गया है? बताना चाहूंगा, जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता जी को जो सदन से जो है बाहर कर दिया गया है, अगले 1 साल तक वो सदन, चाहे वो बजट हो चाहे किसी भी शतक का हो, वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही कहीं ना कहीं देखा जाए रामनिवास गोयल जी ने जो सस्पेंड किया गया विजेंद्र गुप्ता जी को, कहीं ना कहीं सदन को भंग करते हुए दिखाई दिए। जी वरुण, क्या वजह थी कि विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया? जी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सदन से उनको निष्कासित कर दिया गया है कि अगले 1 साल तक लगातार वो किसी भी शतक में नहीं दिखेंगे सदन में। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता नोकझोंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही कहीं ना कहीं देखा जाए कि आज उनको रामनिवास गोयल जी ने सदन से 1 साल के लिए बर्खास्त कर दिया। विजेंद्र गुप्ता के सस्पेंशन को लेकर बीजेपी नेताओं की क्या राय है? क्या कुछ कहने और सुनने की बातें जो हैं वो बीजेपी नेताओं की तरफ से आ रही हैं? बताना चाहूंगा अलका, जिस तरीके से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बड़े तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं उपचार जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं।
कि विजेंद्र गुप्ता जी से जो भी नोकझोंक हुई उनकी आपस में दूसरे पक्ष के लोगों से, तो कहीं ना कहीं दिखा जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता कहीं ना कहीं इसमें गलत दिखाई दे रहे हैं। वरुण, विजेंद्र गुप्ता लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहते हैं, कहीं राजनीति से प्रेरित ये मामला नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरते हुई दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं हर बार बीजेपी जो है अन्य पार्टियां या कि अन्य कार्यकर्ता हो वो बीजेपी के, वो आम आदमी पार्टी को घेरते हुए दिखाई देते हैं। तो आज कहीं ना कहीं विजेंद्र गुप्ता ने भी सदन में यही करते हुए दिखाई दी। विजेंद्र गुप्ता की इस कार्यवाही के बाद क्या प्रतिक्रिया है? कुछ सामने आया है? उन्होंने कोई बयान दिया है इस मामले को लेकर? जी अभी तक बताना चाहूंगा ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है। सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि अब आगे देखना होगा कि बीजेपी क्या कदम उठा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो बीजेपी की तरफ से आती है, आम आदमी पार्टी की तरफ से आती है। तो दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता को पूरे 1 साल के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सस्पेंड कर दिया है। डिंडोरी में जुनवानी के मिशनरी स्कूल में आदिवासी नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मध्य प्रदेश सरसन जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर सख्त कार्रवाई कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जुनवानी स्कूल और छात्रावास के निरीक्षण में नाबालिगों के मंतांतरण और अवैध बपतिस्मा ईसाई बनाने की गतिविधियां सामने आई हैं, जो चिंताजनक है। हमारे पास लगातार 2-3 शिकायतें आई। हमें राज्य बाल आयोग के सदस्यों ने अवगत कराया कि यहाँ निरीक्षण के दौरान कुछ बच्चों ने उनको ये सूचना दी कि उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, और इस बात की आगे कार्रवाई के लिए उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बुलाया और बच्चों को प्रस्तुत किया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष ने हमको परसों ये सूचना दी कि एक राधे श्याम नाम का व्यक्ति उनको धमकी दे रहा है और उनसे कह रहा है कि बच्चों के समर्थन में कोई कार्रवाई करोगे तो ठीक नहीं होगा। हमने इस बारे में यहाँ जिला प्रशासन को तत्काल अवगत कराया। जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरीके से विधि सम्मत नहीं थी। इसी प्रकार जो गिरफ्तार लोग हुए, पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ और जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें से हमको ये पता चला कि एक आदमी को थाने से छोड़ दिया गया। हमको ये भी पता चला कि कतिपय असामाजिक तत्वों ने, यहाँ के कुछ राजनीतिक रसूखदारों ने वन स्टॉप सेंटर का घेराव किया और बच्चों को वहाँ से निकाल के लाने के लिए दबाव बनाया। हम आज बच्चों से भी मिले, बच्चों के अभिभावकों ने भी हमको बताया कि उनको सुरक्षा को लेकर चिंता है। ऐसे वातावरण में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हैं वो अपना कार्य ठीक तरीके से निष्पादित कर सकें बिना भय के, ये सुनिश्चित करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट की मॉनिटरिंग अथॉरिटी होने के नाते हमने अपना दायित्व समझा कि हम यहाँ पहुँचे और स्वयं जांच करें, यह निर्देशन दें। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देख